सौदरान में इकोनॉमी कितना प्रोड्यूस करेगी, क्या आप जानते हो? इट्स नॉट मैजिक, इट्स प्योर इकोनॉमिक्स। आज इस कॉन्सेप्ट को इतना सिंपल बनाएंगे कि आप कभी भूलोगे नहीं। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स की एक सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं। वो क्या है? सौदरान इक्विलिब्रियम आउटपुट। आज आप सीखोगे कि इकोनॉमी कब इक्विलिब्रियम में होती है, आउटपुट कैसे डिसाइड होती है, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं होने से क्या क्या चेंजेस होता है इकोनॉमी के अंदर। इस वीडियो के एंड में बोर्ड एग्जाम 2026 के सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिया हुआ है और आप बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस को फुल कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर पाओगे। सो लेट्स बिगिन एंड लर्न स्मार्टर। सबसे पहले हम लोग ट्राई करते हैं जानने के लिए ये सौदरान क्या होता है, क्योंकि अगर हमें सौदरान इक्विलिब्रियम आउटपुट के बारे में जानना है तो सबसे पहले सौदरान क्या है जानना होगा, फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम क्या है जानना होगा, फिर हम लोग ट्राई समझेंगे कि ये सौदरान इक्विलिब्रियम होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम लोग देखते हैं कि ये सौदरान क्या है। इधर देखिए सौदरान, ये इन मैक्रो इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू कीनिस। ठीक है, सौदरान इज डिफाइंड एज अ period of time during which technology plays no role in the determination of output in the economy। जहां में टेक्नोलॉजी का कोई रोल नहीं होता है, that means सौदरान ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है और टेक्नोलॉजी क्या होता है, फिक्स रहता है सौदरान में। ठीक है, and it is assumed to remain constant and output is determined exclusively by the level of employment in the economy। तो जो भी आउटपुट इकोनॉमी में होता है ये एक्सक्लूसिवली किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है? लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है आउटपुट ये सौदरान में। ठीक है, हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट लीड्स टू हायर लेवल ऑफ आउटपुट एंड वाइस वर्सा। अगर एम्प्लॉयमेंट लेवल हाई होगा तो आउटपुट भी हाई होगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल लो होगा तो आउटपुट भी लो होगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ केनेसियन इकोनॉमिक्स there is one-to-one relationship between output and employment as technology is assumed to be constant। क्योंकि सौदरान में यह टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, इसलिए एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट का कैसा रिलेशन है? 1-to-1 रिलेशन है। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली आउटपुट और जीडीपी कैनॉट बी इंक्रीज्ड वंस देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। फिर उसके बाद अभी ट्राई करते हैं इन जनरल इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है। इधर देखिए, equilibrium means state of balance where opposing forces are equal, so there is no tendency to change opposing force। ठीक है ना, जैसे कि हम लोग यहाँ में डिमांड और सप्लाई, जो अपोजिंग फोर्स है ये दोनों जब बैलेंस हो जाते हैं तो कोई टेंडेंसी नहीं होता है कि वो बैलेंस पोजीशन से मूव करे अप डाउन या तो लेफ्ट और राइट। ये एक स्टेटिक पोजीशन होता है, ये बैलेंस पोजीशन होता है, वही पोजीशन को बोला जाता है इन जनरल इक्विलिब्रियम। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो सौदरान इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन किया जाता है, अभी देखते हैं कि ये सौदरान इक्विलिब्रियम क्या होता है, कैसे डिटरमाइन किया जाता है ये सौदरान इक्विलिब्रियम। इधर देखिए, ठीक है, डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, डिटरमिनेशन ऑफ सौदरान इक्विलिब्रियम आउटपुट या तो जीडीपी। अब देखिए ये यहाँ में दिया हुआ है, देखिए एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। इकोनॉमी सौदरान इक्विलिब्रियम कब होगा? जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगा। और ये एग्रीगेट डिमांड कैसा एग्रीगेट डिमांड है? ये प्लांट एग्रीगेट डिमांड है। और वो एग्रीगेट सप्लाई कैसा एग्रीगेट सप्लाई है? ये प्लांट एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, तो इसलिए इक्विलिब्रियम कहाँ में अचीव होता है? इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन एग्रीगेट डिमांड इक्वल एग्रीगेट सप्लाई होता है। ठीक है, और हमें मालूम है कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल क्या होता है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, और एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है। और ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन जो 3 है, अगर हम लोग 1 में ढाल देते हैं तो कैसा दिखेगा? ये C प्लस एस इक्वल कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ में से सी अगर हम लोग कैंसिल कर देते हैं तो इसमें क्या रह जाता है? सेविंग इक्वल इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, दैट मीन्स हम लोग ये जो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ही डिराइव करके हम लोग और क्या और एक इक्विलिब्रियम पोजीशन ला सकते हैं कि सेविंग इक्वल इन्वेस्टमेंट। दैट मीन्स इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड इक्वल एग्रीगेट सप्लाई होने से भी इक्विलिब्रियम होगा और सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर होने से भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है,
इसका मतलब क्या है देखिए, इट मीन्स अकॉर्डिंग टू किनीज देयर आर टू अप्रोचेस फॉर डिटरमाइनिंग द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू किनीज कितने अप्रोचेस है, 2 अप्रोचेस है पूरा का पूरा ये जो इकोनॉमी का इनकम या तो आउटपुट को डिटरमाइन करने के लिए, इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करने के लिए हाउ मेनी अप्रोचेस आर देयर, देयर आर 2 अप्रोचेस। ठीक है, अब वो सब अप्रोचेस क्या क्या है देखिए, इधर दिया हुआ है। सबसे पहला दिया हुआ है ये एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, ये पहला अप्रोच है। और सेकंड अप्रोच क्या है, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच होता है। और यहाँ में नोट करके दिया हुआ इधर में देखिए, जो भी है यहाँ में जैसे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई सेविंग इन्वेस्टमेंट आर ऑल प्लान और एक्स एंड टी वेरिएबल्स है। ये सब एक्चुअल वेरिएबल्स नहीं होता है, सारा का सारा क्या होता है ये एक्स एंड टी या तो क्या ये प्लान, ये जो प्लांट वेरिएबल होता है, एक्चुअल नहीं है, ये प्लांट वेरिएबल्स होते हैं। ये बात को याद रखिए आप लोग। ठीक है, इसके बाद अभी हम लोग ट्राई करते हैं ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच को कैसे ये अप्रोच में इकोनॉमी इक्विलिब्रियम अचीव करता है, या तो ये अप्रोच का अकॉर्डिंग इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कैसे आता है, कब आता है, देखते हैं कैसा करके आता है। यहाँ में दिया हुआ है देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, देखिए अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच इक्विलिब्रियम जीडीपी या तो इक्विलिब्रियम इनकम आउटपुट इज अचीव्ड, कब अचीव होता है, व्हेन प्लांट एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू प्लांट एग्रीगेट सप्लाई। ये अप्रोच का अकॉर्डिंग इकोनॉमी इक्विलिब्रियम कब होगा, जब प्लांट एग्रीगेट डिमांड प्लांट एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगा, तब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, दैट मींस एग्रीगेट डिमांड इक्वल एग्रीगेट सप्लाई। फिर उसके बाद ये अगर हम लोग डायग्रामेटिकली अगर हम लोग समझते हैं ये अप्रोच को, इधर देखिए डायग्राम को, यहाँ में देखिए ये डायग्राम में जो एडी कर्व ये जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है, एडी कर्व शोज द डिजायर्ड लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर बाय द कंज्यूमर एंड वाई इज एग्रीगेट सप्लाई कर्व। ये जो वाई कर्व है ये क्या है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व। इनकम लाइन 45 डिग्री लाइन, ये जो 45 डिग्री लाइन है क्या है, ये इनकम लाइन होता है। ठीक है, एंड ये डायग्राम में देखिए जो पॉइंट ई है, ई पॉइंट क्या है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये जो ई पॉइंट दिखाई दे रहा है ये क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। एट दिस पॉइंट ये जो लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर होता है, क्योंकि ये जो एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व है और ये जो एग्रीगेट सप्लाई का कर्व है ये कहाँ में इंटरसेक्ट होते हैं, ई पॉइंट में। तो इंटरसेक्शन पॉइंट में ही कोई भी 2 वेरिएबल क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो इसलिए यही ई पोजीशन ही इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है। ठीक है, एंड ओ वाई इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट करेस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ई। ये जो ओ, ये देखिए ओ वाई, ये जो आउटपुट है ये क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट करेस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट ई। ठीक है, ये डायग्राम में इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं सौथरन इक्विलिब्रियम आउटपुट को। एंड ये जो पोजीशन ई जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पोजीशन क्या है, इट इज अ सिचुएशन ऑफ इफेक्टिव डिमांड। क्या है ये, इफेक्टिव डिमांड का सिचुएशन है। कौन सा पॉइंट है ये, इफेक्टिव डिमांड, दैट इज ई पॉइंट को ही इफेक्टिव डिमांड पॉइंट भी बोला जाता है ये। और ये इफेक्टिव डिमांड क्या है देखिए, इट रेफर्स टू द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड व्हिच बिकम्स इफेक्टिव बिकॉज इट इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। इफेक्टिव डिमांड वो डिमांड होता है जो डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है। ठीक है, अगर एग्रीगेट सप्लाई 100 है, फिर वो डिमांड अगर 100 के बराबर होता है, तब जाके ही वो डिमांड को हम लोग क्या बोलेंगे, इफेक्टिव डिमांड बोलेंगे। ये बात को याद रखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज इफेक्टिव डिमांड। आफ्टर दैट देखिए, और एक चीज को देखना है हमें, क्या है ये, इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, क्योंकि क्वेश्चंस में सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। तो इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, और अगर ये बोला जाता है कि इकोनॉमी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं है, इसका मतलब क्या है, 2 अल्टरनेटिव सिचुएशन क्रिएट हो सकता है इकोनॉमी में, या तो एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, या तो एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। अगर ये दोनों सिचुएशन में से कोई एक सिचुएशन अगर इकोनॉमी में क्रिएट होता है, तब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। ठीक है ना, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, एग्रीगेट डिमांड इक्वल एग्रीगेट सप्लाई। इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं है मतलब या तो एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, या तो एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ये टॉपिक में, ये क्या है, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, क्योंकि यहीं से ही क्या होता है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी ट्राई करते हैं समझने के लिए कि ये एडजस्टमेंट मैकेनिज्म अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं होता है तो कैसा करके जो एडजस्टिंग जो प्रोसेस होता है इकोनॉमी में, कैसा करके एडजस्ट होके इकोनॉमी वापस ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आता है। तो देखते हैं अभी सबसे पहला सिचुएशन हम लोग लेंगे ये, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। अगर मतलब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं है, मान के चलिए कि ये जो सिचुएशन है ये क्रिएट हुआ इकोनॉमी में, दैट इज एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है, तो ऐसा होता है तो एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कैसा रहेगा अभी ट्राई करते हैं। एकदम पॉइंट टू पॉइंट दिया हुआ है एकदम इजी वे में, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है। देखिए इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट कंज्यूमर्स वुड बी बाइंग मोर गुड्स देन फार्म्स आर विलिंग टू प्रोड्यूस। तो इसका मतलब है कि जो कंज्यूमर्स हैं दे आर विलिंग टू बाय मोर। फार्म जो एक्सपेक्ट कर रहे कि कितना, एक एक्सपेक्टेशन होता है ना फार्म्स का कि इतना ये साल प्रोड्यूसर्स कंज्यूम करेंगे या तो डिमांड करेंगे। तो ये सिचुएशन में क्या हो जाता है कि जो कंज्यूमर्स हैं फार्म्स के एक्सपेक्टेशन से ज्यादा क्या कर जाते हैं, डिमांड कर जाते हैं या तो कंज्यूम कर जाते हैं। तो यही होता है जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होता है। तो इससे क्या हो जाता है, दैट मीन्स अभी एक्स्ट्रा डिमांड हो रहा है इकोनॉमी में, दैट इज दिस एक्स्ट्रा डिमांड वुड बी मेड बाय सेलिंग द इन्वेंटरी। तो अभी जो फार्म्स है वो लोग अपना इन्वेंटरी को सेल करके जो एक्स्ट्रा डिमांड है उसको क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा करके अपना इन्वेंटरी को, जो प्लान इन्वेंटरी है, अगर उसको सेल करना पड़ा वो एक्स्ट्रा डिमांड को मीट करने के लिए, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, एज ए रिजल्ट देयर वुड बी अनप्लान या तो अनडिजायर्ड रिडक्शन इन स्टॉक। तो इससे क्या हो जाएगा, अनप्लान रिडक्शन हो जाएगा स्टॉक में। जो एक प्लानिंग करके रखे थे फार्म्स कितना स्टॉक रखना है, कितना स्टॉक होना है, तो ये एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होने के कारण क्या हो जाता है, अनडिजायर्ड या तो अनप्लान रिडक्शन हो जाता है स्टॉक में। फिर अभी इसका रेस्पॉन्ड में फार्म्स क्या करेंगे, इन रेस्पॉन्ड टू दिस अनप्लान रिडक्शन इन स्टॉक फर्म्स वुड स्टार्ट इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। क्योंकि अभी स्टॉक तो मेंटेन करना पड़ेगा डिजायर्ड लेवल तक, तो इसलिए फार्म्स को क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो इससे क्या हो जाएगा, इट विल इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट लेवल। तो ये इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट लेवल इंक्रीज करा देगा। प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा और आउटपुट लेवल भी इंक्रीज होगा। फिर इसके बदले में और क्या हो जाएगा, विच इन टर्न विल रेज द इनकम लेवल। तो इससे क्या हो जाएगा, इकोनॉमी का इनकम लेवल भी इंक्रीज करा देगा। तो ये प्रोसेस क्या होगा, दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू अंटिल द इकोनॉमी इज बैक एट इक्विलिब्रियम। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहेगा जब तक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में वापस नहीं आ जाता है। दैट मींस एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर जब तक नहीं होता है ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलते रहेगा। तो इस तरीके से एडजस्टमेंट जो प्रोसेस होता है इकोनॉमी में, अगर एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई होता है। तो फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट सिचुएशन को देखते हैं अभी हम लोग, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम होता है तो उसका एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या होगा। देखिए व्हेन ये एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, तो अभी इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट कंज्यूमर्स वुड बी बाइंग लेस गुड्स देन फर्म्स आर विलिंग टू प्रोड्यूस। इसका मतलब है कि जितना फर्म्स लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कंज्यूमर से कि इतना कंज्यूम करेंगे, लेकिन एक्सपेक्टेशन से कम कंज्यूम कर रहे हैं अभी कंज्यूमर्स, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, देयर वुड बी अनसोल्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, है कि नहीं, अनसोल्ड गुड्स एंड सर्विसेज रह जाएगा इकोनॉमी में क्योंकि अब डिमांड ही नहीं कर रहे कंज्यूमर्स, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, एज ए रिजल्ट देयर वुड बी अनप्लान या तो अनडिजायर्ड इंक्रीज इन द स्टॉक। तो इससे क्या हो जाएगा, जो जितना प्लान स्टॉक था तो जो अनसोल्ड रहेगा उसको तो फेंक के नहीं आ सकते रास्ते में, तो उसको तो आके स्टॉक में ही ढल के रखना पड़ेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, अनप्लान या तो अनडिजायर्ड इंक्रीज इन स्टॉक हो जाएगा। फिर इसका रिस्पॉन्ड में क्या करेंगे, इन रिस्पॉन्ड टू दिस अनप्लान इंक्रीज इन द स्टॉक फार्म्स क्या करेंगे, फार्म्स वुड स्टार्ट डिक्रीजिंग प्रोडक्शन। तो अभी फार्म्स क्या करेंगे, प्रोडक्शन डिक्रीज करना शुरू करेंगे क्योंकि अनसोल्ड स्टॉक है, अनप्लान इंक्रीज हो रहा है स्टॉक में, तो इसलिए प्रोडक्शन को डिक्रीज करना पड़ेगा फार्म्स को, ठीक है। और इससे क्या हो जाएगा, इट विल डिक्रीज द एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट लेवल। अगर फार्म्स प्रोडक्शन डिक्रीज करते हैं तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा और हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये आउटपुट लेवल भी कम हो जाएगा। फिर इसके बदले में क्या हो जाएगा, विच इन टर्न विल रिड्यूस द इनकम लेवल, फिर इकोनॉमी का इनकम लेवल भी कम हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू अंटिल द इकोनॉमी इज बैक एट इक्विलिब्रियम। फिर वही, तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलते रहेगा
जब तक इकोनॉमी वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं आ जाते, दैट इज एग्रीगेट डिमांड इक्वल एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ये एडजस्टमेंट मैकेनिज्म समझ में आया होगा। इसके बाद अभी हम लोग सेकेंड अप्रोच में आते हैं। वो अप्रोच क्या है? सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। भी देखते हैं ये क्या है सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। देखिए यहाँ में ये अप्रोच का अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज डिटरमाइंड एट द लेवल व्हेन प्लान सेविंग इज इक्वल टू प्लान इन्वेस्टमेंट। तो ये अप्रोच का अकॉर्डिंग इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा तब। वो सेविंग कैसा सेविंग होगा? प्लान सेविंग। और वो इन्वेस्टमेंट कैसा इन्वेस्टमेंट होगा? वो प्लान इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, तो अभी ट्राई करते हैं डायग्रामेटिकली ये चीज को समझने के लिए। तो यहाँ में डायग्राम में देखिए, यहाँ में ये जो पोर्शन है ये वाला पूरा का पूरा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच का डायग्राम है। तो इसका करस्पॉन्डिंग टू दिस डायग्राम हम लोग ये जो सेविंग इन्वेस्टमेंट जो अप्रोच है वो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? डिराइव कर सकते हैं। तो अभी समझते हैं ये डायग्राम को। देखिए इधर देखिए डायग्राम को समझते हैं अभी। सो ये डायग्राम में देखिए जो इन्वेस्टमेंट, ये जो आय है इन्वेस्टमेंट कर्व, ये है आय। ठीक है ना, ये जो इन्वेस्टमेंट कर्व ये दिखाई दे रहा है ना, आय क्या है? ये इस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस से क्या है? ये बिल्कुल पैरेलल है। ये पैरेलल क्यों है? बिकॉज ऑफ द ऑटोनोमस कैरेक्टर ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अभी यहाँ में जो भी इन्वेस्टमेंट हम लोग ले रहे हैं ये कैसा वाला इन्वेस्टमेंट है? ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। ये इनकम लेवल या तो आउटपुट लेवल का ऊपर में बिल्कुल ये डिपेंड नहीं करता है। ये हर एक लेवल ऑफ आउटपुट, हर एक लेवल ऑफ इनकम में बिल्कुल सेम रहेगा। इसलिए ये क्या है? पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। ठीक है, एंड द सेविंग कर्व स्लोप्स अपवर्ड। ये जो सेविंग कर्व कैसा दिखाई दे रहा है? अपवर्ड स्लोप दिखाई दे रहा है। तो अपवर्ड स्लोप का मतलब क्या है? दैट एज इनकम राइजेस सेविंग ऑल्सो राइजेस। इसका मतलब है कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होते जाएगा तो हम लोगों का सेविंग भी इंक्रीज होते जाता है। तो यही शो करता है। तो देखिए यहाँ में क्या है? द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई। ये जो पॉइंट ई दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट ई, ये पॉइंट में इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है। जहां में क्या है? ये पॉइंट में सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट ही क्या होता है? इक्वलिटी पॉइंट होता है। ठीक है, एंड एट दिस पॉइंट ई एक्स एंड दी सेविंग इज इक्वल टू एक्स एंड दी इन्वेस्टमेंट। यही पॉइंट में एक्स एंड दी सेविंग और एक्स एंड दी इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर होता है। एंड ओ वाई इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट करेस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ई। ये जो ओ वाई दिखाई दे रहा है ना, ये है वाई, सॉरी ये है ओ, ये है वाई। तो ये ओ वाई जो लेवल ऑफ आउटपुट है ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है करेस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट ई। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डायग्राम का हेल्प से ये सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर सेम बात यहाँ में भी आता है। देखिए कि अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होता है, ये अप्रोच का अकॉर्डिंग, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच का अकॉर्डिंग अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होता है तो इसका मतलब क्या है? सेविंग इज इक्वल टू क्या होगा? सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट जब होता है दैट मीन्स इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, या तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है कि सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं होता है दैट मीन्स इकोनॉमी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, इसका मतलब है कि दो अल्टरनेटिव सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम नहीं होता है तो ये अप्रोच का अकॉर्डिंग सबसे पहला हो सकता है या तो सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट होगा, या तो सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट होता है। फिर उसके बाद अभी हम लोग समझेंगे कि अगर ये दोनों सिचुएशन में से कोई एक सिचुएशन अगर इकोनॉमी में क्रिएट होता है तो इसका एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कैसा करके होगा। ठीक है, तो देखते हैं अभी ये इधर देखिए एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। अब देखिए सबसे पहला जो सिचुएशन है व्हेन सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, दैट मींस अभी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो अभी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं है तो इसका एडजस्टमेंट मैकेनिज्म अभी कैसे होगा अभी डिटेल में हम लोग समझते हैं एकदम वेरी सिंपल वे में। देखिए तो अगर सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट कंज्यूमर्स आर नॉट कंज्यूमिंग एज फार्म्स आर एक्सपेक्टिंग देम टू। इसका मतलब है कि लोग सेविंग ज्यादा कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि लोग कम कंज्यूम कर रहे हैं जितना फार्म्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कंज्यूमर से, इससे कम कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसका रिजल्ट में क्या दिखाई देता है? एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा? देयर विल बी अनप्लान या तो अनडिजायर्ड इंक्रीज इन द इन्वेंटरी। तो अगर कंज्यूम ही नहीं करेंगे तो अनसोल्ड गुड्स रह जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा? अनप्लान इंक्रीज इन इन्वेंटरी हो जाएगा। ठीक है ना, फिर यही जो अनप्लान इंक्रीज जो स्टॉक हुआ है उसको क्लियर करने के लिए टू क्लियर द अनवांटेड इंक्रीज इन द इन्वेंटरी, फार्म्स क्या करेंगे? अभी फार्म्स वुड प्लान टू रिड्यूस प्रोडक्शन। अभी फार्म्स क्या करेंगे? प्रोडक्शन कम करेंगे। ठीक है, अगर
प्रोडक्शन कम होता है तो इससे क्या हो जाएगा, इट विल डिक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट लेवल इन द इकोनॉमी। प्रोडक्शन कम होने से एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाता है और आउटपुट लेवल भी कम हो जाता है। फिर उसके बदले में क्या हो जाएगा, विच इन टर्न विल रिड्यूस इनकम लेवल इन द इकोनॉमी। तो इससे क्या हो जाएगा, लोगों का इनकम कम हो जाएगा। तो जैसे इनकम कम होगा सेविंग भी कम हो जाएगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहेगा जब तक सेविंग और इन्वेस्टमेंट वापस दोनों बराबर नहीं हो जाता, या तो जब तक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं आ जाता है तब तक ये एडजस्टमेंट मैकेनिज्म चलते रहेगा। ठीक है ना। फिर अभी नेक्स्ट जो सिचुएशन है उसको ट्राई करते हैं समझने के लिए। ये देखिए, जब ये सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम होता है, अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम होता है तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट कंज्यूमर्स आर कंज्यूमिंग मोर देन द फर्म्स आर एक्सपेक्टिंग देम टू। इसका मतलब ये है कि लोग सेविंग कम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि लोग ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं जितना फर्म्स उन लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही कंज्यूम कर रहे हैं इस बार कंज्यूमर्स। तो इसका रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, एज ए रिजल्ट देयर विल बी अनप्लान या तो अनडिजायर्ड डिक्रीज इन स्टॉक, क्योंकि इन्वेंटरी सेल करना पड़ेगा एक्स्ट्रा डिमांड को मीट करने के लिए। ठीक है, जैसे एग्री डिमांड एग्री सप्लाई अप्रोच में देखा था हम लोगों ने। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, फिर अभी अगर डिजायर्ड लेवल में फिर वापस स्टॉक को अगर मेंटेन करना है तो क्या करना पड़ेगा, टू ब्रिंग द इन्वेंटरी बैक टू द डिजायर्ड लेवल। तो जितना फर्म्स एक्सपेक्ट कर रहे थे उन लोगों का जो प्लान जो लेवल उसको मेंटेन करना है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक रिड्यूस हो गया, फिर उसको तो मेंटेन करना पड़ेगा। फिर उसको मेंटेन करना है तो फर्म्स क्या करेंगे, अभी फर्म्स वुड प्लान टू इंक्रीज प्रोडक्शन। अभी फर्म्स क्या करेंगे, प्रोडक्शन को इंक्रीज कराएंगे। तो जैसे ही प्रोडक्शन इंक्रीज होगा वो तो आपको मालूम ही है, इससे क्या हो जाएगा, इट विल इंक्रीज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट लेवल। प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा और आउटपुट लेवल भी इंक्रीज होगा। फिर एम्प्लॉयमेंट आउटपुट लेवल अगर इंक्रीज हो जाता है तो इससे क्या हो जाएगा, लोगों का इनकम भी इंक्रीज होगा। तो जैसे ही इनकम इंक्रीज होगा तो इससे क्या हो जाएगा, इनकम लेवल इंक्रीज होते ही फिर सेविंग क्या हो जाएगा, इंक्रीज होते रहेगा। फिर ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलते रहेगा जब तक वापस सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर नहीं हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा करके एडजस्टमेंट मैकेनिज्म होता है। तो इसलिए इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम होना जरूरी है इस तरीके पोजीशन में। अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं होता है तो इस तरीके से मार्केट फोर्सेस इसको क्या करता है, एडजस्ट करके वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन में ला देता है। अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं होता है तो ये सब चेंजेस इकोनॉमी में आता है। तो अगर दोनों जैसे एग्री डिमांड और एग्री सप्लाई अगर बराबर हुआ, अगर सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बराबर हुआ तो मार्केट क्लियर हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, इस तरीके से ये जो एडजस्टमेंट मैकेनिज्म या तो जो एडजस्टमेंट प्रोसेस है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये चीज को ध्यान रखिए क्योंकि यही सेक्शन से ही ज्यादातर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बोला था कि मैं आप लोगों को सीबीएसई बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड 2026 जो बोर्ड एग्जाम है उससे रिलेटेड सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चंस तो मैंने सॉल्व करके तो नहीं दिया, लेकिन आप अगर ये एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुना है, अगर समझा है, तो आपको ये सब जितने भी क्वेश्चंस दिया हुआ है ये सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं होगा। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली ये सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको ये सब क्वेश्चंस लेना है तो आप स्क्रीनशॉट मार के रखिए, ट्राई कीजिए सॉल्व करने के लिए। अगर प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके जरूर बोलिएगा कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ में स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। देखिए यहाँ में ये क्वेश्चन नंबर 7 तक आप स्क्रीनशॉट मार के रखिए, पहले यहाँ तक मारिए, फिर नेक्स्ट में ला देता हूँ। टाइप हो गया होगा स्क्रीनशॉट मार के। अभी नेक्स्ट इधर देखिए, फिर नेक्स्ट अप टू क्वेश्चन नंबर 15 तक, ये यहाँ तक अभी हम लोग इसका भी स्क्रीनशॉट मार के रखें। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन सिंपल और हेल्पफुल लगा है तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट में बताओ नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग स्मार्टर।